एक राजा कई युद्ध जीतकर अपने राज्य लौटता है। उसके साथ ढेर सारा खजाना और कई गुलाम भी होते हैं। पूरे राज्य में खुशी का माहौल होता है और लोग अपने राजा का भव्य स्वागत करते हैं। राजा अपने बेटे आमलेट और अपनी पत्नी से मिलता है। इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर आमलेट बहुत खुश होता है। तभी राजा युद्ध में जीता हुआ एक खास लॉकेट निकालकर अपने बेटे को देता है। राजा की जीत की खुशी में पूरे राज्य में बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस दौरान राजा का भाई फ्यूल भी वहां मौजूद होता है। फ्यूल बेहद ताकतवर और क्रूर योद्धा है। राजा ने जितने भी युद्ध जीते हैं उनमें फ्यूल का भी बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसके मन में हमेशा से राजगद्दी पाने की लालसा रहती है। रात में राजा अपनी रानी को अपने शरीर के गहरे घाव दिखाता है और कहता है कि इन घावों की वजह से उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा आमलेट अगला राजा बने। लेकिन रानी कहती है कि आमलेट अभी बहुत छोटा और कमजोर है। अगर उसे राजा बनाया गया तो फ्यूल कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा, वह जरूर बगावत करेगा। इसलिए अगर आमलेट को राजा बनाना है तो पहले फ्यूल का रास्ता साफ करना होगा। राजा को रानी की बात सही लगती है। अगले दिन वह आमलेट को राज्य से दूर एक रहस्यमयी मंदिर लेकर जाता है। रास्ते में वह अपने बेटे से कहता है कि कई साल पहले उसके पिता भी उसे इसी मंदिर में लेकर आए थे। मंदिर के अंदर एक पुजारी उनका स्वागत करता है और दोनों को एक खास अनुष्ठान में शामिल करता है। वह उनसे पूछता है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भेड़ हैं या भेड़िए। राजा की आवाज बुलंद होती है, लेकिन आमलेट की आवाज कमजोर पड़ जाती है। तब राजा उसे समझाता है कि अगर उसे भविष्य में राजा बनना है तो उसे मजबूत बनना होगा। अनुष्ठान के दौरान आमलेट को एक पवित्र पेड़ को छूने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वह पेड़ को छूता है उसे अजीब अजीब दर्शन होने लगते हैं। उसे अपने पूर्वज दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनका आशीर्वाद उसे मिल रहा हो। अनुष्ठान पूरा होने के बाद दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक फ्यूल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और राजा पर हमला कर देता है। राजा आमलेट को तुरंत भाग जाने के लिए कहता है, जबकि वह खुद अपने भाई से लड़ने लगता है। आमलेट मजबूरी में वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में फ्यूल राजा को हरा देता है और उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देता है। राजा का एक सैनिक आमलेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आमलेट उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है और किसी तरह वहां से बच निकलता है। वह सीधे अपने राज्य पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फ्यूल पहले ही महल पर कब्जा कर चुका होता है और उसकी मां को भी बंदी बना लिया जाता है। आमलेट समझ जाता है कि अगर वह यहाँ रुका तो फ्यूल उसे भी मार डालेगा, इसलिए वह बिना किसी को बताए समुद्र की ओर भाग जाता है। इसी बीच वह घायल सैनिक फ्यूल के पास पहुंचकर झूठ बोल देता है कि आमलेट समुद्र में डूबकर मर चुका है, जबकि असल में आमलेट जिंदा होता है। वह एक नाव में बैठकर वहां से निकल जाता है और कसम खाता है कि एक दिन वह जरूर लौटेगा, अपने पिता की मौत का बदला लेगा, फ्यूल को मार डालेगा और अपनी मां को उसकी कैद से आजाद कराएगा। समय बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। अब आमलेट बड़ा होकर एक बेहद ताकतवर और खूंखार योद्धा बन चुका होता है। वह अपने साथियों के साथ अलग अलग गांवों पर हमला करता है, लोगों को बेरहमी से मारता है और बचे हुए लोगों को गुलाम बना लेता है। हालांकि यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन उसके दिल में अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग अब भी जल रही होती है। एक दिन एक गांव पर हमला करने के दौरान उसे एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी वह आमलेट को पहचान लेती है। वह कहती है कि उसे सब पता है कि वह कौन है और किस मकसद से जिंदा है। वह बताती है कि फ्यूल के बेटे ने उसकी आंखें निकलवा दी थीं। इसके बाद वह आमलेट को उसके अतीत और भविष्य की कई बातें बताती है और कहती है कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना कहकर वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अगले दिन आमलेट को पता चलता है कि उसके साथी जिन गुलामों को पकड़कर लाए हैं उन्हें फ्यूल के लोगों को बेचने वाले हैं। यही मौका देखकर वह चुपके से खुद भी गुलामों के बीच जाकर बैठ जाता है, ताकि बिना किसी शक के अपने चाचा के राज्य तक पहुंच सके। रास्ते में समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है। नाव डूबने जैसी हालत में पहुंच जाती है। तभी एक लड़की पानी में गिरने लगती है, लेकिन आमलेट उसकी जान बचा लेता है। आखिरकार वे लोग आयरलैंड पहुंचते हैं, जहां अब फ्यूल अपना नया राज्य बसाकर रहता है। सभी गुलामों को सैनिकों के सामने लाया जाता है। वहीं आमलेट की मुलाकात ओल्गा नाम की लड़की से होती है। ओल्गा को शुरुआत से ही शक हो जाता है कि आमलेट कोई साधारण गुलाम नहीं है। वह उससे सच पूछती है। पहले तो आमलेट चुप रहता है, लेकिन बाद में उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे फ्यूल ने उसके पिता की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया था और अब वह सिर्फ बदला लेने यहाँ आया है। ओल्गा उससे वादा करती है कि वह उसका राज किसी को नहीं बताएगी। जब फ्यूल सभी गुलामों की जांच करता है तो उसकी नजर आमलेट पर पड़ती है। हालांकि इतने सालों बाद वह उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी ताकत देखकर उसे पसंद कर लेता है और अपने सबसे मजबूत गुलामों में शामिल कर लेता है। अब आमलेट से दिन रात बेहद कठिन काम करवाए जाते हैं। एक रात जब वह अकेला बैठा होता है, तभी एक रहस्यमयी सुअर उसके सामने आता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। आमलेट उसके पीछे पीछे चलता हुआ एक गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे एक पुरानी खोपड़ी दिखाई देती है। तभी वहां मौजूद रहस्यमयी पुजारी अपनी शक्तियों से उस खोपड़ी को बोलने की ताकत दे देता है। आमलेट पहचान जाता है कि यह उसी पुजारी की खोपड़ी है जिसने बचपन में मंदिर में उसका अनुष्ठान करवाया था और जिसे बाद में फ्यूल ने मार डाला था। वह खोपड़ी आमलेट से कहती है कि अगर उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है तो उसे एक ऐसी तलवार हासिल करनी होगी जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं। वह उसे उस तलवार तक पहुंचने का रास्ता भी बता देती है। अगली ही रात आमलेट अकेले उस खंडहर की ओर निकल पड़ता है जहां वह जादुई तलवार छिपी होती है। वहां पहुंचकर उसे एक मम्मी दिखाई देती है जिसके पास वही तलवार रखी होती है। जैसे ही आमलेट तलवार उठाने की कोशिश करता है, मम्मी जिंदा होकर उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ते लड़ते आमलेट को एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है।
असली मम्मी तो अपनी जगह पर शांत बैठी हुई है और काली शक्तियां सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। यह समझते ही वह बिना डरे सीधे मम्मी के पास जाता है, तलवार उठा लेता है और उसी पल वह पूरा भ्रम खत्म हो जाता है। मम्मी भी धूल में बदल जाती है। एमलेट उस जादुई तलवार को छिपाकर वापस गुलामों के बीच लौट आता है। अगले दिन वह ओल्गा से मिलता है और उससे कहता है कि बहुत जल्द वह फ्यूल को मारकर उसे और बाकी सभी गुलामों को हमेशा के लिए आजाद करा देगा। कुछ दिनों बाद फ्यूल के सैनिक एमलेट और दूसरे गुलामों को एक खतरनाक खेल में हिस्सा लेने के लिए ले जाते हैं। इस खेल में हारने वालों की मौत भी हो सकती थी। गुलामों की 2 टीमें बनाई जाती हैं और खेल शुरू होता है। जब एमलेट की टीम कमजोर पड़ने लगती है तभी फ्यूल का छोटा बेटा अपनी टीम की जीत के लिए खुद मैदान में उतर जाता है, लेकिन वह अभी छोटा और अनुभवहीन होता है। जैसे ही दूसरी टीम का खिलाड़ी उस पर हमला करने वाला होता है, एमलेट उसकी जान बचा लेता है और उस खिलाड़ी को बेरहमी से मार गिराता है। आखिरकार एमलेट अपनी टीम को जीत दिला देता है। राजा के बेटे की जान बचाने की वजह से उसी रात एमलेट और उसके साथियों को थोड़ी आजादी दी जाती है। इसी दौरान एमलेट और ओल्गा एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। फ्यूल के कुछ सैनिक मरे हुए मिलते हैं और उनकी लाशें मंदिर के बाहर टंगी होती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह काम किसने किया है। फ्यूल को शक होता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसके लोगों को मार रही है। उसकी पत्नी भी कहती है कि यह किसी इंसान का काम नहीं लगता, बल्कि किसी बदला लेने वाली आत्मा का है। वह उस आत्मा को शांत करने के लिए इंसानी बलि देने की सलाह देती है। बलि के लिए एक गुलाम चुना जाता है, लेकिन जब सैनिक उसे लेने पहुंचते हैं तो वहां उस गुलाम की जगह फ्यूल का ही एक खास आदमी मरा हुआ मिलता है। अब फ्यूल पूरी तरह डर जाता है और आदेश देता है कि रात में उसके सैनिकों के साथ गुलाम भी पहरा देंगे। इसी रात एमलेट मौका देखकर महल के अंदर पहुंच जाता है और अपनी मां से मिलता है। वह अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि वह मरा नहीं था। वह वर्षों पहले अपनी जान बचाकर भाग गया था और अब अपने पिता की मौत का बदला लेने लौटा है। वह अपनी मां से कहता है कि वह जल्द ही फ्यूल को मारकर उसे यहां से आजाद कर देगा, लेकिन उसकी मां की बातें सुनकर एमलेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि उसका पति यानी एमलेट का पिता उसे कभी प्यार नहीं करता था। वह उसे सिर्फ अपनी संपत्ति और गुलाम की तरह रखता था, जबकि फ्यूल उससे सच्चा प्यार करता था। इसलिए उसने खुद फ्यूल का साथ दिया और अपने पति की हत्या करवा दी। वह कहती है कि अब वह पूरी तरह खुश है और अगर एमलेट फ्यूल को मार देगा तो वह उसके साथ मिलकर पूरे राज्य पर राज्य करेगी। अपनी मां की सच्चाई जानकर एमलेट पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस मां को बचाने के लिए वह इतने सालों से जी रहा था, वह कभी कैद में थी ही नहीं। महल से निकलते समय वह गुस्से में फ्यूल के बेटे को मार डालता है और सीधे ओल्गा के पास पहुंचकर कहता है कि अब इस राज्य में उसका कोई अपना नहीं बचा। दोनों वहां से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब फ्यूल को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह सभी गुलामों को मरवाने का आदेश दे देता है। जैसे ही सैनिक गुलामों को मारने लगते हैं, एमलेट खुद सामने आ जाता है और कहता है कि फ्यूल के बेटे को उसी ने मारा है। इसके बाद सैनिक एमलेट पर टूट पड़ते हैं। एमलेट अकेले ही कई सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन आखिर में भारी संख्या के कारण उसे पकड़ लिया जाता है। उसे बांधकर बेरहमी से पीटा जाता है और फ्यूल फैसला करता है कि बेटे के अंतिम संस्कार के बाद वह खुद एमलेट को मौत देगा। उधर कैद में पड़े एमलेट के पास अचानक बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। ये साधारण कौवे नहीं होते, बल्कि उसके पिता की आत्मा उसका साथ देने आई होती है। कौवे उसकी रस्सियां खुलवा देते हैं और एमलेट वहां से आजाद होकर निकल जाता है। वह ओल्गा के साथ राज्य छोड़ देता है। दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं और नई जिंदगी शुरू करने के लिए शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओल्गा एमलेट को बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर एमलेट पहली बार बदले से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। ओल्गा के गर्भवती होने की खबर सुनकर एमलेट फैसला करता है कि अब वह बदले की आग छोड़कर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। दोनों नाव में बैठकर दूर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एमलेट को एक भयानक एहसास होता है। वह समझ जाता है कि जब तक फ्यूल जिंदा है, वह कभी भी उनके होने वाले बच्चे को नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने जरूर आएगा। यही सोचकर एमलेट अपना फैसला बदल देता है। वह नाव चलाने वाले आदमी को अपनी अंगूठी देकर कहता है कि किसी भी हाल में ओल्गा को उसके रिश्तेदारों के पास सुरक्षित पहुंचा देना। ओल्गा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एमलेट उसकी एक नहीं सुनता और समुद्र में छलांग लगाकर वापस अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। जब वह दोबारा फ्यूल के राज्य पहुंचता है तो वहां अजीब नजारा देखने को मिलता है। फ्यूल के कई सैनिक बिना किसी वजह के मरे पड़े होते हैं। दरअसल यह सब उसी जादुई तलवार की शक्ति का असर था जिसे एमलेट खंडहरों से लेकर आया था। वह तलवार मानो खुद अपने मालिक की रक्षा कर रही थी। एमलेट अपनी तलवार उठाता है और महल की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में जो भी सैनिक उसके सामने आता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही वह सभी गुलामों को भी आजाद कर देता है। अब पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। महल के अंदर उसकी मुलाकात सबसे पहले अपनी मां से होती है। उसकी मां फिर से एमलेट को रोकने की कोशिश करती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान गलती से एमलेट की तलवार उसकी मां के सीने में घुस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अपनी मां की मौत से एमलेट भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वहां फ्यूल पहुंच जाता है। अपनी पत्नी और बेटे की लाश देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह एमलेट से कहता है कि अब इस लड़ाई का फैसला सिर्फ उन दोनों के बीच होगा। वह एमलेट को ज्वालामुखी के पास अंतिम द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। रात होते ही दोनों ज्वालामुखी के किनारे आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों अपने कपड़े और हथियारों का अतिरिक्त बोझ उतार देते हैं, क्योंकि यह लड़ाई सम्मान और बदले की आखिरी लड़ाई होती है। इसके बाद दोनों के बीच बेहद खतरनाक और खूनी युद्ध शुरू हो जाता है।
कोई भी किसी से कम नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर लगातार घातक वार करते हैं। लड़ाई के दौरान फ्यूल अपनी तलवार एमलेट के सीने में घोंप देता है। एमलेट बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी वार करता है और फ्यूल का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ अपने पिता की मौत का बदला आखिरकार पूरा हो जाता है, लेकिन यह जीत भी एमलेट की जिंदगी नहीं बचा पाती। दोनों योद्धा वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। फ्यूल की मौत हो जाती है और कुछ ही देर बाद एमलेट भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। मरने से ठीक पहले एमलेट को एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। उसे भविष्य की झलक मिलती है, जिसमें वह देखता है कि ओल्गा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और उसका वंश आगे बढ़ चुका है। यही सुकून उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। अपने पिता का बदला लेकर और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ एमलेट हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसी के साथ इस शानदार और भावनात्मक कहानी का अंत हो जाता है।